Hello everyone and welcome back to our channel Paramedical Studies. Today's our topic is stomach. आज हम स्टमक के बारे में उसकी शेप, सिचुएशंस, उसके पार्ट्स, फंक्शंस और लेयर्स और स्टमक के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शेप की। स्टमक इज अ सैक लाइक जे शेप्ड ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। मतलब जो स्टमक होता है एक सैक लाइक जे शेप्ड ऑर्गन होता है एलिमेंट्री ट्रैक्ट के अंदर। इसके सिचुएशन की बात करें तो इट इज सिचुएटेड बिटवीन द ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको पहले से पता होगा ईसोफेगस क्या होता है। ईसोफेगस एक फूड पाइप होती है, तो ये ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में सिचुएटेड होता है। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की। It is situated in the epigastric umbilical and left hypochondriac region of the abdominal cavity. अब आपको ये नहीं समझ आ रहा होगा कि एपिगेस्ट्रिक और हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन क्या होता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। एब्डोमेन को 9 रीजन में डिवाइड किया गया है, जिससे कि हम उसे इजीली स्टडी कर सकते हैं। अब आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारा पूरा एब्डोमिनल कैविटी है। इस एब्डोमिनल कैविटी को इन्होंने 9 रीजन में डिवाइड किया है। सबसे पहले एक राइट साइड, 3 चीजें राइट साइड में है, 3 ही चीजें मिडल में है और 3 ही चीजें लेफ्ट साइड में डिवाइड की गई हैं। इसी के बेसिस पे ये लोग ऑर्गन्स को भी डिवाइड करते हैं कि राइट साइड में कौन सा ऑर्गन सिचुएटेड है, लेफ्ट साइड में और मिड में कौन सा। इसी के बेसिस पे स्टडी की जाती है एब्डोमेन की। सबसे पहले हम बात करते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन की, जिसके अंदर आता है लीवर, गॉल ब्लैडर, राइट किडनी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकंड बात करते हैं एपिगेस्ट्रिक रीजन की, स्टमक, लीवर, पेनक्रियास, डियोडनम, स्प्लीन एंड एड्रीनल ग्लैंड्स। अब बात करते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन की। इसके अंदर आ जाती हैं स्प्लीन, कॉलोन, लेफ्ट किडनी एंड पेनक्रियास। फिर हम बात करते हैं राइट साइड की फोर्थ वन की, राइट लंबर। इसके अंदर आता है गॉल ब्लैडर, लीवर एंड राइट कॉलोन। फिफ्थ वन इज अम्बलाइकल रीजन। इसके अंदर आता है अम्बलाइकस, नेवल, पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड डियोडनम। डियोडनम आपको पता होगा ये स्टमक का पार्ट होता है। अब बात करते हैं लेफ्ट लंबर की। इसके अंदर आता है डिसेंडिंग कॉलोन एंड लेफ्ट किडनी। नाउ सेवेंथ वन इज राइट इलिएक। इसके अंदर आती है अपेंडिक्स और सीकम। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, यूरिनरी ब्लैडर, सिग्मोइड कॉलोन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। लेफ्ट इलिएक, डिसेंडिंग कॉलोन, सिग्मोइड कॉलोन। इसे कहते हैं हम एब्डोमेन के 9th रीजन। अब इसी में ही आपको पता चल गया होगा कि जो स्टमक है उसको भी इसी के बेसिस पर डिवाइड किया गया है। स्टमक को भी बेसिकली इन रीजन्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है। अब आगे की बात करते हैं। द स्टमक इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब जो स्टमक होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है। स्टमक इज अ इंटरनल ऑर्गन, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। द स्टमक रिसीव फूड फ्रॉम द ईसोफेगस। ये तो आपको पता ही होगा कि जो स्टमक होता है वो क्या करता है, फूड रिसीव करने का काम करता है। सबसे पहला फंक्शन इसका ये है कि ईसोफेगस मतलब फूड पाइप से जो भी खाना आता है ये उसको रिसीव करता है, स्टोर करता है। द स्टमक इज द मेन फूड स्टोरेज टैंक ऑफ द बॉडी। जो स्टमक होता है वो फूड को स्टोर करने का काम करता है। द स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपने सुना होगा कि हमारे स्टमक में अलग अलग तरह के एसिड प्रेजेंट होते हैं और ये बहुत जरूरी होते हैं, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। द एसिड किल्स बैक्टीरिया इन द फूड। बैक्टीरिया के अंदर जितने भी फूड के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं ये उन्हें किल कर देता है। द डाइजेस्टेड फूड पासिस टू स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टमक। जो डाइजेस्टेड फूड होता है मतलब जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो वो कहाँ पर पास होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इट इज अ पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज अ वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। दैट मीन्स कि ये सबसे ज्यादा वाइडेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। तो उसे पढ़ने से पहले आप इस डायग्राम को अच्छे से देख लो। ये है स्टमक का डायग्राम।
इसमें आपको इसका फर्स्ट पार्ट है दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले ईसोफेगस। उसके बाद अगर हम स्टमक की बात करें, स्टमक के स्ट्रक्चर की बात करें, तो स्टमक का सबसे पहला पार्ट होता है कार्डिया। उसके बाद आता है फंडस। कार्डिया ये वाला पार्ट होता है ईसोफेगस के नीचे वाला। फंडस स्टमक का फर्स्ट पार्ट होता है। बॉडी स्ट्रक्चर, स्टमक की बॉडी। फिर आता है पाइलोरस, पाइलोरिक स्ट्रक्चर, ये होता है पाइलोरस। ये है डियोडनम, और इसमें कुछ इंस्पिंक्चर्स और कर्वेचर्स भी आ रखे हैं। जो अंदर वाला कर्वेचर होता है उसको हम कहते हैं लेसर कर्वेचर, और जो बाहर वाला कर्वेचर होता है उसको हम कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर। इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, सो आपने डायग्राम में देख ही लिया होगा कौन सी चीजें कहाँ पर होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डिया की। दिस इज द एरिया ऑफ द स्टमक दैट कनेक्ट्स टू द ईसोफेगस। ये एक ऐसा एरिया होता है जो किससे कनेक्ट होता है, ईसोफेगस से। आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि जो कार्डिया वाला पार्ट है वो किससे कनेक्ट है, ईसोफेगस से कनेक्टेड है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अलाउइंग फूड टू एंटर द स्टमक। ये इसलिए रिस्पॉन्सिबल होता है ताकि ये फूड को अलाउ कर सके स्टमक के अंदर आने के लिए, क्योंकि बॉडी की अपनी अपनी फंक्शनिंग होती है। जब तक स्टमक अलाउ नहीं करेगा फूड को अपने अंदर आने के लिए, तब तक ऐसा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका फंडस। द फंडस इज द अपर पार्ट ऑफ द स्टमक दैट एक्सपेंड टू अकोमोडेट द फूड। आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि ये स्टमक है, और स्टमक का जो सबसे सेकंड पार्ट जो होता है स्टमक का, वो होता है फंडस। फंडस जो होता है, इट हेल्प्स विद द स्टोरेज ऑफ swallowed फूड एंड रेगुलेट्स द रिलीज ऑफ फूड इनटू द रेस्ट ऑफ द स्टमक। इसका काम होता है कि ये अच्छे से फूड को अपने अंदर सेट कर सके, अपने अंदर अलाउ करे, स्टोर कर सके फूड को अच्छे से। देन हम बात करते हैं बॉडी की। द बॉडी ऑफ द स्टमक इज द मेन सेंट्रल रीजन। इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मिक्सेस द फूड विद गैस्ट्रिक जूसेस एड इन डाइजेशन। मतलब जो स्टमक की बॉडी होती है वो सेंट्रल पार्ट होता है हमारे स्टमक का। इसके अंदर जब फूड आ जाता है तो इसका मेन काम यही होता है कि इसके अंदर बहुत सारे एसिड प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इसका काम होता है कॉन्ट्रैक्ट करके, मतलब सिकुड़ के और रिलीज होके क्या करना, कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें और रिलैक्सेशन होता है, जिससे कि जो फूड है वो अच्छे से एसिड में और एंजाइम्स में मिक्स हो जाए, जिससे कि उसमें ये डाइजेशन प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जितना भी डाइजेशन का मेन काम होता है वो बॉडी के अंदर ही होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाइलोरस की। द पाइलोरस इज द लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक दैट कनेक्ट्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट रेगुलेट्स द रिलीज ऑफ पार्शियली डाइजेस्टिव फूड कॉल्ड काइम इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो पाइलोरस होता है वो सबसे लास्ट पार्ट होता है स्टमक का। पाइलोरस का काम ये होता है कि ये जो डाइजेस्टिव फूड है, डाइजेस्टिव फूड तब होता है जब ये अच्छे से एसिड में और एंजाइम से मिक्स हो जाता है। इस मिक्स फूड को हम काइम कहते हैं और इसे ही ये बाहर निकालने का काम करता है। ये पाइलोरस रिस्पॉन्सिबल होता है इस काइम को, मतलब इस डाइजेस्टिव फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भेजने के लिए। बात करते हैं कर्वेचर ऑफ स्टमक की। कर्वेचर टू टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं स्टमक के अंदर। एक होता है लेसर कर्वेचर जो कि अंदर की तरफ है, एक होता है ग्रेटर कर्वेचर जो कि बाहर की तरफ है। ये तो आपको वैसे ही पता चल रहा होगा कि ये वाला कर्वेचर काफी बड़ा है, तो ये ग्रेटर कर्वेचर है और ये है लेसर कर्वेचर। सबसे पहले हम बात करते हैं लेसर कर्वेचर की। द लेसर कर्वेचर इज द इनर कर्व ऑफ द स्टमक। जो लेसर कर्वेचर होता है वो क्या होता है, इनर कर्व होता है हमारे स्टमक का। ये स्टमक है और ये अंदर वाला जो कर्व है यही लेसर कर्वेचर है। इस फेसेस टूवर्ड्स द लीवर, मतलब ये लीवर की तरफ फेस करता है। इट इज शॉर्टर एंड मोर कॉनकेव कंपेयर टू ग्रेटर कर्वेचर। ये तो आपको देख के ही पता चल रहा है कि जो लेसर कर्वेचर है वो छोटा है ग्रेटर कर्वेचर से। अब बात करते हैं इट प्लेज अ रोल इन द ओवरऑल शेप एंड फंक्शन ऑफ द स्टमक। मतलब ये रोल प्ले करता है इसकी शेप के लिए और फंक्शन के लिए। मतलब
ये रिस्पॉन्सिबल है कि ये स्टमक की शेप को भी अच्छे से बना के रखे और उसके फंक्शन को भी अच्छे से परफॉर्म करे। नेक्स्ट, इट हेल्प्स द स्टमक टू एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट एज नीडेड टू अकोमोडेट फूड। मतलब ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि जब भी स्टमक को जरूरत हो फूड को अपने अंदर स्टोर करने के लिए या मिक्स करने के लिए, तो ये अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर सके। इट इज इन्वॉल्व इन द मूवमेंट एंड मिक्सिंग ऑफ द फूड विद गैस्ट्रिक जूसेस फॉर डाइजेशन। मतलब पहली बात कि ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो स्टमक है वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर सके और जो फूड है उसको मिक्स कर सके एंजाइम्स के साथ और एसिड के साथ, जिससे कि डाइजेस्टिव फूड का प्रोडक्शन हो। जितना भी हमने खाना खाया है वो इजीली डाइजेस्ट हो सके और आगे स्मॉल इंटेस्टाइन तक जा सके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेटर कर्वेचर की। द ग्रेटर कर्वेचर इज लाइक द आउटर कर्व ऑफ द स्टमक। जैसे कि वो इनर कर्व था, ये आउटर कर्व है स्टमक का। इट फेसेस अवे फ्रॉम द लीवर। इट्स लॉन्गर एंड मोर कॉन्वेक्स कंपेयर टू द लेसर कर्वेचर। ये तो आपको देख के ही पता चल रहा था कि लेसर कर्वेचर छोटा है और ग्रेटर कर्वेचर बड़ा है। इट्स लाइक जेंटल कर्व दैट एक्सपेंड्स आउटवर्ड। ये क्या कहाँ की तरफ बड़ा हो रहा है, कहाँ की तरफ एक्सपेंड हो रहा है, बाहर की तरफ, आउटवर्ड की तरफ। Next, the greater curvature also plays a role in the shape and function of the stomach. It helps the stomach expand and contract to accommodate food. It is involved in movement and mixing the food with gastric juices and digestion. Both the curves जो होते हैं ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं स्टमक को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए और डाइजेस्टिव जो फूड है उसको अच्छे से मिक्स कराने के लिए। जो फूड हमने इनटेक किया है उसको अच्छे से मिक्स करा सके डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ। अब बात करते हैं स्पिंक्चर्स ऑफ स्टमक की। स्टमक में दो स्पिंक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज लोअर इसोफेगल स्पिंक्चर एंड सेकेंड वन इज पाइलोरिक स्पिंक्चर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोअर इसोफेगियल स्पिंक्चर्स की, जिसे हम LES भी बोलते हैं। द लोअर इसोफेगियल स्पिंक्चर्स इज लोकेटेड एट द जंक्शन बिटवीन द इसोफेगियल एंड स्टमक। मतलब ये इसोफेगस और स्टमक के बीच में सिचुएटेड होता है। इट एक्ट्स लाइक गेट कीपर प्रिवेंटिंग स्टमक एसिड एंड पार्शियली डाइजेस्टिव फूड फ्रॉम फ्लोइंग बैक अप इनटू द इसोफेगस। मतलब ये क्या करता है, एक गेट कीपर की तरह, मतलब एक ऐसे समझ लो एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह मेक श्योर करके रखता है कि स्टमक का जो एसिड है ना वो बैक फ्लो ना कर सके। मतलब स्टमक का जो एसिड है वो ऊपर ना जा सके, स्टमक से बाहर ना जा सके, मतलब इसोफेगस में ना जा सके और जो खाना है वो भी ऊपर की तरफ ना जाए। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट हार्टबर्न एंड एसिड रिफ्लेक्स। The LES opens up when we swallow, allow food to enter the stomach. After food passes through the LES closely tightly to keep the stomach contents where they belong. अब इसका मतलब ये है कि जो जो लेफ्ट इसोफेगियल स्पिंक्चर्स होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, इनका काम होता है कि ये प्रिवेंट कर सकें कि जो स्टमक का जितना भी अंदर का एसिड है या फूड है वो बाहर ना जा सके, वो बैक फ्लो ना कर सके। और ये क्या करते हैं, ये तभी ओपन होते हैं जब हम फूड को स्वलो करते हैं और जैसे ही फूड हमारे स्टमक में पहुंचता है ये बंद हो जाते हैं। स्टमक sometimes the LES can become weakened or relaxed leading to conditions like gastroesophageal reflux disease. जब आपने देखा होगा कि जब लेफ्ट इसोफेगियल स्पिंक्चर्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं या रिलैक्स्ड हो जाते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, गैस्ट्रोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होने का डर रहता है। नेक्स्ट स्पिंक्चर की हम बात करते हैं पाइलोरिक स्पिंक्चर की। द पाइलोरिक स्पिंक्चर्स इज लोकेटेड एट द एक्सिट ऑफ द स्टमक कनेक्टिंग इट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब
जो लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, स्टमक के बिल्कुल स्टार्टिंग में, और ये कहाँ होते हैं, स्टमक के एंडिंग में। अब दोनों ही आपको समझ आ रहा होगा, एक क्या करता है, फूड को स्टमक के अंदर आने के लिए अलाउ करता है, स्टमक के अंदर फूड को आने के लिए, और मेक श्योर करके रखता है कि अगर एक बार फूड स्टमक में आ गया तो वो बैक फ्लो ना कर सके, मतलब वापस से ऊपर ना जा सके। It act as a gatekeeper, regulate the flow partially digestive food from the stomach into the small intestine. इसका भी काम यही होता है कि एक बार अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आ गया तो वो दोबारा से स्टमक के पास वापस ना जाए। It helps to control the rate at which food leaves the stomach, allowing the proper digestion absorption in the small intestine. अब ये इसे भी मेक श्योर करके रखता है कि ऐसा ना हो कि फूड एक ही बारी में बाहर आ रहा है, नहीं, फूड एक स्पेसिफिक रेट, आराम आराम से फूड, ताकि अच्छी तरह से वो पहले तो डाइजेस्ट हो जाए और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाए। द पाइलोरिक स्फिंक्टर्स ओपन एंड क्लोज पीरियोडिकली टू अलाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड टू पास थ्रू। जो पाइलोरिक स्फिंक्टर्स होते हैं वो बहुत आराम से खुलते हैं और बंद होते हैं ताकि स्मॉल अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में फूड धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आए। It allow help to prevent the backflow intestinal contents into the stomach. अब देखो मैंने जैसे पहले ही बताया था आपको, इसका भी काम यही होता है कि ये प्रिवेंट करता है कि बैकफ्लो ना हो। Dysfunction of the pyloric sphincter can lead to conditions like pyloric stenosis, where the opening become narrowed and can cause feeding difficulties in infants. मतलब अगर पाइलोरिक स्फिंक्टर में कोई भी प्रॉब्लम होती है या वो डिसफंक्शनिंग करने लगता है तो उसमें पाइलोरिक स्टेनोसिस की कंडीशन बन जाती है। अब आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा होगा, ये स्फिंक्टर्स हैं, यह है लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर्स और यह है पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसमें क्या है, आपको ये वाला स्फिंक्टर दिखाई दे रहा होगा और ये वाला स्फिंक्टर दिखाई दे रहा होगा। ये बिल्कुल स्टार्टिंग में है स्टमक के और ये एंडिंग में है। आपको इसमें नॉर्मली दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से इसोफेगस से फूड स्टमक के अंदर आया, फूड वाटर कुछ भी इसके अंदर आया, तो ये क्या है, एक गेट जैसा स्ट्रक्चर मान लो आप इसे। तो ये गेट कीपर की तरह काम करते हैं। एक बार अगर फूड स्टमक के अंदर आ गया तो ये क्लोज हो जाते हैं, और इनके क्लोज होने की वजह से क्या होता है कि ये जो फूड है ये फिर वापस दोबारा से इसोफेगस के अंदर नहीं जा सकता, फिर ये बैक फ्लो नहीं कर सकता। इसीलिए स्फिंक्टर्स का वर्क यही होता है कि ये मेक श्योर करके रखते हैं कि अगर एक बार फूड स्टमक के अंदर आ गया तो वो दोबारा से बैक फ्लो ना करे या दोबारा से बाहर ना जाए। सेम यही काम होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर्स का। ये मेक श्योर करके रखते हैं कि अगर एक बार स्टमक के अंदर फूड आ चुका है तो वो अचानक से बाहर की तरफ ना आए, मतलब तुरंत बाहर ना आ जाए, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में ना जाए। तो ये भी एक गेट कीपर की तरह वर्क करता है। जब इन्हें लगता है कि फूड डाइजेस्ट हो चुका है तब ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भेजते हैं। वो भी क्या करता है, जब थोड़ा सा फूड ये इधर लाते हैं और उसे तुरंत गेट को क्लोज कर देते हैं। ये दोनों ही स्फिंक्टर्स बेसिकली बहुत ज़रूरी है और ये दोनों ही मेक श्योर करके रखते हैं कि फूड, एंजाइम्स या कोई भी एसिड स्टमक से बाहर ना निकल सके।